आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि फिल्म द केरल स्टोरी तमाम विवादों, विरोध प्रदर्शनों और प्रतिबंधों के बावजूद कैसे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है। यह हमारा आज का सबसे अलग विश्लेषण होगा, जिसमें हम आपको यह बताने वाले हैं कि इस फिल्म की सफलता नए भारत के बारे में क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां आज इस फिल्म पर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिबंध लगा दिया और इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, उन्होंने ये कही कि इस फिल्म पर बैन लगाने का फैसला कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार को ऐसी आशंका थी कि इस फिल्म को दिखाने से वहां हिंसक घटनाएं हो सकती हैं और इसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं। दूसरी बात बताऊं उससे पहले आप ये सोचिए कि इस फिल्म को भारत के सेंसर बोर्ड ने पास किया है। इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियरेंस दे दिया है, उन्होंने भी इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया। केरल हाई कोर्ट ने भी अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी को फिर भी इस फिल्म पर आपत्ति है। दूसरा, उन्होंने इस फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत कहानी बताया है और कहा है कि जैसे द कश्मीर फाइल्स के जरिए मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था, ठीक उसी तरह से यह फिल्म भी एक खास धर्म के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अब कुछ लोग बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म बनाने की योजना भी बना रहे हैं। तीसरा, उन्होंने केरल की सीपीएम सरकार के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि जो काम केरल की लेफ्ट पार्टी की सरकार को करना चाहिए था, वो काम उन्हें यहां बंगाल में करना पड़ रहा है। यानी उनका मतलब है कि केरल की सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। और एक और बात उन्होंने कही कि इस तरह की तमाम फिल्मों के पीछे बीजेपी के लोग शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा, अब आप खुद अपने कानों से सुनिए। Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? They are preparing a films, Bengal files. If they can prepare the Kashmir files to condemn the Kashmiri people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. Now they defame the Kerala people also, Kerala state also. Then they will every day they are defaming their narrative to defame the Bengal also. तो सोचिए, ये भी इस देश की क्या विडंबना है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो राजनीति में तो दखल अंदाजी करते ही हैं, क्योंकि ये तो उनका काम ही है। इसके बाद खेलों में भी राजनीति होने लगी, खेलों में भी नेता आ गए और अब फिल्मों में भी, यानी सिनेमा में भी नेता फैसला करने लगे हैं कि जनता क्या देखेगी और क्या नहीं देखेगी। एक और बड़ी बात यह है कि इसी भारत देश में जिसका झंडा, जिसका राष्ट्रीय ध्वज ममता बनर्जी ने अपने पीछे लगाया हुआ था जब वो ये बयान दे रही थी, उसी भारत देश में कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, जो कह रही हैं कि फिल्म को देखिए, और कुछ सरकारें ऐसी हैं जो इस फिल्म को रोकने में लगी हुई है। और एक ही भारत है, एक ही देश है, एक ही राष्ट्रीय ध्वज है। वो मुख्यमंत्री भी इसी राष्ट्रीय ध्वज को पीछे रखकर बात करते हैं जो इस फिल्म को टैक्स फ्री बना रहे हैं, और जो इसको रोक रहे हैं वो भी इसी राष्ट्रीय ध्वज के साथ ये काम कर रहे हैं। इस फिल्म के खिलाफ केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन अदालतों ने इन याचिकाओं को सही नहीं माना और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने शायद इस फिल्म में मुस्लिम तुष्टीकरण की खुशबू सूंघ ली थी और इसलिए वो इस फिल्म पर बैन लगाने वाली पहली मुख्यमंत्री बन गई हैं और ये उन्हें आगे चलकर चुनावों में काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्यों अकेले पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी को ही इस फिल्म से समस्या है, उसका कारण आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ की आबादी में लगभग 2.5 करोड़ यानी 27% आबादी मुसलमानों की है और शायद इसीलिए ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उन्हें लगा होगा कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाएंगे तो देश के मुसलमान खुश हो जाएंगे, लेकिन इस फिल्म में इस्लाम या मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं है, ये तो आतंकवादियों के बारे में है, ये तो ISIS के बारे में है। तो फिर इतना इमोशनल होने की क्या आवश्यकता है? इसके अलावा द केरल स्टोरी फिल्म में जिस लव जिहाद को दिखाया गया है उसके कई मामले पश्चिम बंगाल में भी दर्ज हो चुके हैं। यह अलग बात है कि ममता बनर्जी लगातार इनकार करती हैं और इन मामलों में धर्म परिवर्तन के एक मामले की जांच
तो सीबीआई ने इसी साल मार्च के महीने में शुरू की है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। आज के जमाने में ये बैन इस कारण से लगाना उचित नहीं होगा। इस बैन के पीछे एक और कारण यह हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध लगने से पहले वहां जिन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा वो इसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं। और शायद इस फिल्म की इसी लोकप्रियता से वहां की सरकार डर गई और उसने इस फिल्म को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया है। जनता क्या कह रही है एक बार आप भी देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार अपने पहले शब्दों से मैं ये बात कह रहा हूं कि इस फिल्म का सुपरहिट होना जनता की बहुत बड़ी जीत है। इस फिल्म में मुझे जो बेसिकली एक मैसेज मिला, जो हमारे आसपास में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पता नहीं है। बहुत अच्छा मूवी बनाया गया है। हमारे सोसाइटी में जो पिछले कुछ सालों में जो कमियां थी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर दिखाया गया है और ये जरूरी था समाज के सामने ये चीज लाना। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, एक्चुअली मूवी बहुत अच्छा था। ठीक है, ऐसा बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ा बात है, देखिए मेरे को देख के ऐसा जो लगा ये तो सच है। ये पहले भी हम लोग सुने हैं और इंटरनेट में देखे भी है। ठीक है, जो इधर पर जो दिखाया है वो रियलिटी दिखाया है और ऐसा अभी भी हो रहा है। गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए क्योंकि ये जो घटना घटा है ये कोई एक्चुअली नॉर्मल स्टोरी नहीं है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। पश्चिम बंगाल के अलावा एक और राज्य है जहां यह फिल्म मुसीबत में फंस गई है। तमिलनाडु में भी द केरल स्टोरी को सिनेमाघरों से उतार लिया गया है और यह फैसला वहां के मल्टीप्लेक्स ओनर्स ने लिया, यानी सिनेमाघरों के जो मालिक हैं उन्होंने खुद से ही यह फैसला ले लिया। और उन्हें ऐसा डर है कि अगर यह फिल्म उन्होंने वहां लोगों को दिखाई तो इससे उनके सिनेमाघरों पर, मल्टीप्लेक्सेस पर हमले हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। हालांकि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले को गलत बताया है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने भी कहा है कि वो पश्चिम बंगाल की सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे। कांग्रेस हर विषय को चुनाव के साथ लेकर देखती होगी, कम्युनिस्ट देखते होंगे, इसलिए तो ये दबाने का प्रयास करते हैं। केरल में इनकी सरकारें रही, इन्होंने कोई कदम नहीं उस पर उठाया। मैं पूछना चाहता हूं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और अब के मुख्यमंत्रियों से भी, कौन से कदम उठाए इन सबको रोकने के लिए, और कदम इन्होंने उठाए तो फिल्म ना चले उस दिशा में कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, किसी ने बयान देने शुरू कर दिए। तो मेरा पूछना इनसे इतना है कि क्या आप उन परिवारों के साथ खड़े हो जिनकी बेटियों को ये भुगतना पड़ा, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, या आप कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट का, ISIS का समर्थन करते हो, आतंकवादियों का समर्थन करते हो, इसका विरोध करके अप्रत्यक्ष तौर पे उनका समर्थन ही कर रहे हैं। If that is what she has done, then we will again take a legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight that. तो देखिए, इस देश के नागरिक एक हैं, इस देश में एक ही संविधान है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, फिर भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग नेताओं की सोच बिल्कुल अलग अलग है। द केरल स्टोरी नाम की यह फिल्म केरल में रहने वाली उन 3 लड़कियों के जीवन पर आधारित है जो लव जिहाद का शिकार हुई और इसके बाद उन्हें इस्लाम धर्म अपनाकर आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल करा दिया गया। बड़ी बात यह है कि जहां पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया, वहीं मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अब इस फिल्म पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेगी। और कोई भी राज्य सरकार जब अपने प्रदेश में किसी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो उसका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में, थिएटर्स में जाएं। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक ही फिल्म है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और उन्हें लगता है कि यह फिल्म लोगों में नफरत फैला सकती है और इससे दंगे हो सकते हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां की सरकार को लगता है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए और उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। इस सब के बीच इस फिल्म की चर्चा कर्नाटक में भी हो रही है, जहां 10 मई को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होने वाली है। कर्नाटक के बेल्लारी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म का जिक्र किया और कहा कि यह फिल्म एक ऐसे राज्य में आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश करती है जहां के लोग बहुत मेहनती और प्रभावशाली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है और आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है
और इस सच्चाई से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म पर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी